Hi everyone, hope you guys are doing very well. So in this video, I am covering the revision of chapter number 11 of corporate law, that is foreign company. This is the most easiest chapter of whole corporate law. So let's start without any wasting more time. So foreign company क्या है? पहले ये समझते हैं, इसका मीनिंग समझते हैं. What is foreign company? Any company which is incorporate outside India having POB in India by itself through agent of electronic mode. कोई भी कंपनी जो बनी कहाँ पे हो, बाहर बनी हो, बट इंडिया में उसका क्या हो, कोई प्लेस ऑफ बिजनेस हो, चाहे वो खुद से या कोई एजेंट के थ्रू या कोई इलेक्ट्रॉनिकली, एंड कंडक्ट एनी बिजनेस एक्टिविटी इन इंडिया, और किसी भी तरह की बिजनेस एक्टिविटी वो इंडिया में कर रही हो. अब से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का क्या मतलब? इलेक्ट्रॉनिक मीन्स क्या है? एनी टाइप ऑफ एक्टिविटी, नॉट लिमिटेड टू, मतलब बी टू बी, बी टू सी, या फिर डिपॉजिट ऑफर कर रहे हैं, हम शेयर्स ऑफर कर रहे हैं, या फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की कोई सर्विसेज प्रोवाइड कर, एडवाइजरी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, या फिर टेलीकॉम मार्केटिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं. तो वो सारी एक्टिविटीज हमारी आती है इलेक्ट्रॉनिक सर्विसेज में. बाकी इनके अलावा भी कुछ सर्विसेज हो सकते हैं. सबसे पहला सेक्शन हमारा दैट इज 379. 379 क्या है? एप्लीकेशन ऑफ द एक्ट टू फॉरेन कंपनी. एक्ट यहाँ पे क्या मतलब है? दैट इज कंपनीज एक्ट 2013, कि कब हमारा जो कंपनीज एक्ट है फॉरेन कंपनी पर अप्लाई हो जाएगा. रिक्वायरमेंट ऑफ होल्डिंग पीएससी, जो अब रिक्वायरमेंट है वो है ही है, बट एडिशनल रिक्वायरमेंट क्या है कि अगर ये चीज भी हो गई तो भी वो फॉरेन कंपनी मानी जाएगी. वो क्या है मैं बताता हूं आपको. अगर इंडियन किसी भी सिटीजन ने, अगर किसी भी इंडियन सिटीजन ने या किसी कंपनी ने जो इंडिया में है, ये कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ 50% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल से ज्यादा होल्ड कर रखा है, तो वो फॉरेन कंपनी मानी जाएगी. लेट्स से हमारी कंपनी है जो कि यूके में बनी है, अब उसकी 50% से ज्यादा शेयर कैपिटल या 50% कैपिटल इक्विटी को जब प्रेफरेंस हो, वो ये इंडियन सिटीजन्स ने या इंडियन इनकॉर्पोरेटेड बॉडी कॉर्पोरेट ने होल्ड करके हो, तो वो कंपनी भी हमारी फॉरेन कंपनी मानी जाएगी. और फॉरेन कंपनी के तौर पे उसको हर एक प्रोविजन कंपनीज एक्ट का फॉलो करना पड़ेगा. सेक्शन 380, डॉक्यूमेंट्स टू बी डिलीवर्ड टू आरओसी बाय द फॉरेन कंपनी. अब एक कंपनी एक बार हमें डिक्लेयर होगी दैट दिस कंपनी इज एन फॉरेन कंपनी, तो उसके बाद उसके ऊपर क्या रेगुलेशंस आते हैं कि क्या डॉक्यूमेंट, क्या इनिशियल डॉक्यूमेंट उसको आरओसी को ट्रांसफर करने पड़ेंगे. जिस दिन पीओबी इंडिया में एस्टेब्लिश हुआ, जिस दिन पीओबी इंडिया में एस्टेब्लिश हुआ, उसके 30 दिन के अंदर अंदर उसको आरओसी को डिलीवर करना है. क्या डिलीवर करना है? लेट मी टेल यू. कॉपी ऑफ एमओए एंड एओए. अगर इंग्लिश में नहीं है तो उसकी ट्रांसलेशन भी हमें अटैच करनी पड़ेगी. जहां पे रजिस्टर्ड ऑफिस है उसका पूरा एड्रेस, लिस्ट ऑफ डायरेक्टर्स अलोंग विद दैट, उनका नाम, फॉर्मर नेम इफ एनी, फादर्स नेम, डीओबी, रेजिडेंशियल एड्रेस एंड अदर बेसिक डिटेल्स, ये सारे उसके अंदर डालनी पड़ेगी हमें. फिर जो पर्सन इंडिया में ऑथराइज कर रखा है उन लोगों ने, मान लो इंडिया में कोई एजेंट बैठा रखा है, तो उस एजेंट की बेसिक डिटेल भी हमें देनी पड़ेगी. इंडियन ऑफिस का पूरा एड्रेस, इंडिया में कब वो ओपन होता है, कब क्लोज होता है, जिससे हॉलिडे लिस्ट हमारी आती है, तो हॉलिडे लिस्ट का हमें कंप्लीट ब्यूरोज को देना पड़ेगा. डिक्लेरेशन, एक डिक्लेरेशन देने की जितने भी हमारे डायरेक्टर्स है फॉरेन कंपनी के, वो कोई भी कन्विक्टेड या डिस्क्वालिफाइड नहीं है. और एनी अदर इंफॉर्मेशन एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द आरओसी. कौन से फॉर्म में देनी है? FC1 में. दोबारा रिपीट कर रहा हूं, कौन से फॉर्म में देनी है? FC1 में देनी है. कितने दिन में देनी है? 30 दिन के अंदर अंदर देनी है. 30 दिन सर कहां से? जब से उसने पीओबी इंडिया में एस्टेब्लिश किया वहां से 30 दिन. ऑफिस, मतलब कौन से आरओसी को देनी है हमें? डॉक्यूमेंट शुड बी डिलीवर्ड टू आरओसी हैविंग ज्यूरिडिक्शन ओवर न्यू दिल्ली. जनरली हम पढ़ते क्या है कि कौन सी आरओसी को हमें देने हैं? जहां पे आरओ सिचुएटेड होता है, वहां पे जो जिस स्टेट की आरओ होती है, जिस स्टेट में हमारा आरओ सिचुएटेड होता है रजिस्टर्ड ऑफिस, उसकी आरओसी को हमें डिलीवर करने पड़ते हैं. बट इन दैट केस ऐसा कुछ भी नहीं है. यहाँ पे ऑल ओवर इंडिया में सिर्फ एक ही आरओसी बताई हुई जिसको हमें डिलीवर करना है, दैट इज आरओसी ऑफ दिल्ली. ओके. और जैसे हमारा पीओबी बना तो भी नोटिस देना है, और पीओबी हमारा सीज हो गया तो भी हमें आरओसी का नोटिस देना है. अगर कोई अल्टरेशन हो जाए, मतलब जो हमने FC1 में कोई भी डॉक्यूमेंट हमने सबमिट किए हैं उसमें कोई भी अल्टरेशन हो जाए, तो वो हमें FC2 में वही 30 दिन के अंदर अंदर आरओसी को बताना पड़ेगा. ये बात है इसमें सिर्फ. नेक्स्ट सेक्शन इज सेक्शन 381, अकाउंट्स ऑफ फॉरेन कंपनी. वही बात है, इंडियन कंपनी भी तो अकाउंट्स बनाती है, 6 महीने के अंदर अंदर बना के आरओसी को सबमिट करती है. वैसे ही कुछ रेगुलेशन आरओसी, वैसे कुछ रेगुलेशन फॉरेन कंपनी के ऊपर भी एप्लीकेबल होती है. दैट इज एवरी फॉरेन कंपनी शैल इन एवरी कैलेंडर ईयर मेक आउट अ बैलेंस शीट P&L, डिलीवर कॉपी ऑफ द डॉक्यूमेंट टू आरओसी. हर साल उसको डॉक्यूमेंट बनाने हैं और बना के आरओसी को डिलीवर करने पड़ेंगे. अब डॉक्यूमेंट्स फर्दर और क्या अटैच करना है P&L और बैलेंस शीट के अलावा, और क्या क्या चीजें अटैच करनी है. शेड्यूल 3 के हिसाब से जो जो एनेक्सर्स लगाने होते हैं वो सारे एनेक्सर्स लगाएंगे. वो CFS अगर रिक्वायरमेंट है बनाने की, CFS लगा देंगे.
इंग्लिश लैंग्वेज में लगेंगी। अगर इंग्लिश लैंग्वेज में नहीं है, जैसे सीएफएस बनाई है, सीएफएस में हमारे के अदर लैंग्वेज में बनी है, तो उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके फिर वो हमें आरओसी को डिलीवर करना पड़ेगा। कौन सी फॉर्म में भेजेगा? FC3 में भेजेगा। गोट इट। अब उसके बाद, हाँ टाइम भी बताऊंगा, वेट करो, टाइम भी आएगा, क्यों चिंता कर रहे हो। देखो, उसके बाद कुछ और फर्दर डॉक्यूमेंट्स हैं जो इसके साथ में अटैच करने पड़ेंगे। दैट इज स्टेटमेंट ऑफ रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शंस, कितनी हुई है साल में वो बताना पड़ेगा। रिपेट्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, मतलब कितना प्रॉफिट हम बाहर लेके गए हैं, बाहर भेजा है हमने अपनी होल्डिंग कंपनी को, ये सब। स्टेटमेंट ऑफ ट्रांसफर ऑफ फंड्स, कितने फंड्स हमने ट्रांसफर किए हैं, दैट इज बाय वे ऑफ डिविडेंड, तो वो भी हमें बताना पड़ेगा। कब तक डिलीवर करनी है आरओसी को? 6 मंथ ऑफ द क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल ईयर, जिस दिन हमारा फाइनेंशियल ईयर क्लोजर हुआ उसके 6 महीने के अंदर अंदर। अगर नहीं बेच पाए तो एक्सटेंशन मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, बट ओनली फॉर 3 मंथ्स। और ऑडिट कैसे होगा? जैसे हमारी इंडियन कंपनीज पर ऑडिट की एप्लीकेबिलिटी होती है, सेम एज फॉरेन कंपनी पर भी ऑडिट की एप्लीकेबिलिटी हो जाएगी। कौन करेगा? सर सीए ही करेगा, और कौन करेगा? 382, दैट इज डिस्प्ले ऑफ नेम ऑफ फॉरेन कंपनी। अब यहाँ पे फॉरेन कंपनी का नाम हमें अपने बिजनेस प्लेस के बाहर लगाना है। एवरी फॉरेन कंपनी एग्जिबिट द नेम ऑफ द कंपनी एवरी ऑफिस इन वन इंग्लिश एंड वन वर्नाकुलर लैंग्वेज। अब कंपनी के बाहर वर्नाकुलर लैंग्वेज में और एक इंग्लिश लैंग्वेज में उसको नाम अटैच करना पड़ेगा। हर एक बिजनेस लेटर पे, बिल हेड्स पर कोई इनवॉइस है तो वहां भी वो हमें अटैच करना पड़ेगा। अगर कंपनी की लायबिलिटी, नोट कंपनी की लायबिलिटी, इट्स मेंबर की लायबिलिटी, अगर हमारी क्या है, लिमिटेड है, तो वो भी हर प्रोस्पेक्टस में आउटसाइड एवरी ऑफिस लिमिटेड वर्ड यूज करना पड़ेगा, ताकि कोई भी उसको रीड करे तो उसको अपेरेंटली समझ में आ जाए दैट दिस कंपनी इज लिमिटेड बाय लिमिटेड कंपनी। ओके, दिस कंपनी इज लिमिटेड कंपनी। सेक्शन 383, सर्विस ऑन अ फॉरेन कंपनी। कोई भी डॉक्यूमेंट अगर हमने किसी ऑथराइज्ड पर्सन को सर्व कर दिया, किसी एजेंट को सर्व कर दिया, तो ये मान लिया जाएगा कि वो हमने उसी फॉरेन कंपनी को डिलीवर किया है। 384, डिवेंचर्स, एनुअल रिटर्न, रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज, बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड देयर इंस्पेक्शन। अब यहाँ पे क्या बोला गया है? डिवेंचर इशू करने के प्रोविजंस, रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज के प्रोविजंस, सीएसआर के प्रोविजंस, सारे के सारे मुटेटिस मुटेंट इसके ऊपर अप्लाई हो जाएंगे। एनुअल रिटर्न, जैसा हर एक कंपनी की एनुअल रिटर्न फाइल करनी पड़ती है, तो फॉरेन कंपनी की भी एनुअल रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी इन FC4 टू आरओसी विद इन 60 डेज ऑफ क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल ईयर। ये नॉर्मल कंपनीज के ऊपर एप्लीकेबल होती है और इस कंपनी के ऊपर भी एप्लीकेबल होती है। ये प्लेस ऑफ कीपिंग बुक्स ऑफ अकाउंट, कौन से प्लेस में हमें सारे बुक्स ऑफ अकाउंट रखने हैं? एट पीओबी इन इंडिया, प्लेस ऑफ बिजनेस जहां पे है वहां पे हमें सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स, अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट सारे वहीं पे हमें रखने पड़ेंगे। 385, फीस फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, जो भी प्रिस्क्राइब फीस है वो देनी पड़ेगी। 386, इंटरप्रिटेशन, सर्टिफाइड का क्या मतलब है? ट्रू कॉपी या करेक्ट ट्रांसलेशन, जो मतलब हमें जैसे मान लो कि चाइनीज लैंग्वेज में कोई और लैंग्वेज में है और वो हमें ट्रांसलेट करने, तो ट्रांसलेट हमारे ऑथराइज होनी चाहिए ना, वकील वगैरह, नोटरी के अलावा, नोटरी के द्वारा, तो वो उसको बोलते हैं सर्टिफाइड। डायरेक्टर कौन होता है? ऐसा कोई पर्सन जिसकी एडवाइस पे सारे काम करे वो होता है डायरेक्टर। पीओबी, पीओबी जहां प्लेस ऑफ बिजनेस, जहां पे हमारी बिजनेस एक्टिविटीज कैरी आउट हो रही है, इसके अंदर ट्रांसफर एजेंट भी आ जाएगा, रजिस्ट्रेशन ऑफिस भी आ जाएगा। 387, डेटिंग ऑफ प्रोस्पेक्टस एंड पर्टिकुलर देयरिंग। यहाँ पे क्या मतलब है? अगर कोई भी कंपनी को, ये मैं ओवरऑल बता रहा हूं आपको, कोई भी कंपनी को अगर इंडिया में प्रोस्पेक्टस इशू करना है तो सबसे पहले प्रोस्पेक्टस डेट और साइन करके हम आरओसी को डिलीवर करना पड़ेगा। उसके अंदर कंटेंट क्या होगा? एमओए, कौन से एक्ट के अंदर कंपनी इंकॉर्पोरेट हुई है, कौन सा एड्रेस है जहां पे इंस्पेक्ट कर सकते हैं वो लोग, इनकॉर्पोरेशन की कंट्री कौन सी है, प्लेस ऑफ बिजनेस कहां पे है, और सारे मैटर्स जो 126 ऑफ चैप्टर नंबर 3 में हम पढ़ते हैं प्रोस्पेक्टस में, सारे के सारे इसके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएंगे। बट प्रोस्पेक्टस की कोई भी रिक्वायरमेंट अप्लाई नहीं होती, ये एमओए, एक्ट और एड्रेस वाली, ये तीन जो रिक्वायरमेंट है वो अप्लाई नहीं होती अगर कंपनी को इंडिया में बने हुए 2 साल हो गए हैं तो। 372, कोई भी वेवर कंप्लाइंस का अलाउड नहीं है, मतलब कोई बोल दिया, मतलब उसने एमओए में डाल दिया दिस कंप्लाइंस ऑफ कंपनीज एक्ट विल नॉट अप्लाई टू आवर कंपनी, तो ऐसा कोई प्रोविजन नहीं होता है। प्रोविजन 337 नॉट अप्लाई टू इश्यू टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर एंड यूनिफॉर्म राइट्स, मतलब प्रोस्पेक्टस की रिक्वायरमेंट नहीं आएगी दोबारा अगर हम ऐसे शेयर्स इश्यू कर रहे हैं जो यूनिफॉर्म राइट्स के, जो पहले हमने इश्यू किए हैं वैसे ही हम दोबारा कर रहे हैं, या फिर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को दोबारा कर रहे हैं हम, तो एक बार हमने प्रोस्पेक्टस इश्यू कर दिया होगा तो दोबारा करने की नीड बिल्कुल भी नहीं है। एक्सपर्ट कंसेंट 388, अब कोई भी पर्सन प्रोस्पेक्टस इश्यू नहीं कर सकता इंडिया में जब तक प्रोस्पेक्टस के अंदर एक एक्सपर्ट स्टेटमेंट इंक्लूड नहीं होती है।
और एक्सपर्ट की स्टेटमेंट अपनी विड्रॉ ना करे हो। क्या देता है वो प्रोस्पेक्टस में अपनी कंसेंट कि हाँ भी जितने भी इसमें पर्टिकुलर्स दिए गए वो सारे ट्रू एंड करेक्ट है। बस रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रोस्पेक्टस, ये बात है इसमें कि कोई भी कंपनी प्रोस्पेक्टस को सर्कुलेट नहीं कर सकती जब तक हमने उसको रजिस्ट्रेशन के लिए आरओसी को ट्रांसफर ना कर दिया हो। साइन कौन करेगा? साइन हमारे 2 डायरेक्टर्स करेंगे और एक चेयरमैन करेगा, और उसके फेस पे, प्रोस्पेक्टस के फेस पे लिखना पड़ेगा दैट कॉपी हैज बीन डिलीवर्ड टू आरओसी आल्सो, और उसके अंदर एक्सपर्ट की कंसेंट भी अटैच करा जाएगा। एडिशनली आरओसी को और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स भेजे जाएंगे? देखो हम लोग पर एक एडिशनल बात और पड़ी थी कि एफएस के साथ और क्या चीजें अटैच होंगी, वैसा प्रोविजन नहीं है ये, वो एफएस का था जो हमने आरओसी को डिलीवर करना है, ये है प्रोस्पेक्टस का। आरओसी को डिलीवर करना है बट कंटेंट अलग है, ध्यान से सुनना इस बात को। ये कंटेंट है आरओसी में और क्या क्या चीजें जाएंगी। कॉपी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ मैनेजर और एमडी, ठीक है। दूसरा कोई मेटीरियल कॉन्ट्रैक्ट जो ऑर्डिनरी कोर्स में नहीं है बट पिछले 2 साल में एंटर किया है तो वो चला जाएगा। कॉपी ऑफ अंडरराइटर एग्रीमेंट, तो कॉपी ऑफ पीओए, अगर मैंने किसी को अथॉरिटी दी हुई है साइन करने की तो पीओए भी उसको दिया होगा, तो उस पीओए की कॉपी भी मुझे यहाँ पे अटैच करनी पड़ेगी। देन 392 पनिशमेंट फॉर कॉन्ट्रावेंशन, कोई भी डिफॉल्टिंग फॉरेन कंपनी उसके पनिशमेंट कितनी 1 लाख टू 3 लाख। डिफॉल्ट है तो एडिशनल फाइन कितना 50,000 पर डे, कितनी हाई पेनल्टी है देखो, 1 लाख से लेकर 3 लाख में तो है ही है, प्लस कितना 50,000 से 50,000 पर डे, और जो भी ऑफिसर है उनके ऊपर 25,000 से लेकर 5 लाख रुपए तक। कंपनीज फेलियर टू कंप्लाई विद द प्रोविजन ऑफ दिस चैप्टर नॉट टू अफेक्ट वैलिडिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, क्या बोला इसने, बड़े ध्यान से सुनना, काफी अच्छा पॉइंट है ये। अब कोई भी कॉन्ट्रावेंशन कर दिया तो जो कॉन्ट्रैक्ट थर्ड पार्टी के साथ फॉरेन कंपनी ने एंटर करे हो उनके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। कोई भी लाइबिलिटी कर रखी है, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करना है कर रखा है, लेकिन थर्ड पार्टी को फॉरेन कंपनी को शू करना है, थर्ड पार्टी को शू करना है तो डेफिनेटली वो कर सकती है। कॉन्ट्रावेंशन से उसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। पर अगर कॉन्ट्रावेंशन किया तो ना कंपनी किसी को शू कर सकती, ना कोई क्लेम सेट ऑफ कर सकती, और ना ही किसी और के ऊपर कोई लीगल प्रोसीडिंग चालू कर सकती। जैसा हमने कंपनी एक्ट में पढ़ा था कि उसके पास शू करने का राइट हट जाएगा, किसी और को बिल्कुल भी शू नहीं कर पाएगी। फिर आता हमारे इंडियन डिपोजिटरी रिसिप्ट्स, अगर बाहर की कंपनी इंडिया में शेयर इशू करना चाह रही है तो जो इंडियन डिपोजिटरी होता है उसको पहले उसको ऑफर करना पड़ेगा, फिर वो कन्वर्ट करके डिपोजिटरी के फॉर्म में बाहर की कंपनी की शेयर इंडिया में बेचेगा। और सेंट्रल गवर्नमेंट उसके लिए कोई भी रूल्स बना सकती है, ऑफर के लिए, डिस्क्लोजर्स के लिए, मैनर के लिए और सेल ट्रांसफर ट्रांसमिशन के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स बना सकती है। इसको सिर्फ रीड कर लेना, बाकी कोई डाउट हो तो मुझे टेलीग्राम कर सकते हो। आज के लिए इतना बहुत है, बाय बाय, सी यू सून, हैव अ नाइस डे।